कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कुछ मॉन्स्टर से उनका काम करवा रहा था और काम खत्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था बानाजा वो उन्हें उनके काम के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ये लेने से मना कर देते हैं कि वो उसके पैसों को नहीं ले सकते क्योंकि वो एक डेमी ह्यूमन है। तब वहाँ पे क्यूमी नाम की लड़की आती है, वो भी उन्हें समझाती है कि वो तुम्हारा नहीं मानने वाला। बानाजा उसे उन पैसों को लेने के लिए मजबूर करता है कि उसने इतना काम किया है तो उसे उसके काम का रिवॉर्ड तो बनता है, तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो वो उन पैसों को ले लेता है। लेकिन इस बात से वहाँ के कुछ व्यापारी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि डेमी ह्यूमन उनके लिए बहुत नीचे लेवल के हैं, पर ऐसी सोच बानाजा की नहीं थी, वो उन सबको अपने तरह ही समझता था। तभी अचानक से उसके अंदर से जादू रोशनी चमकने लगती है और वो वहाँ से सीधा एक क्लिवरा नाम के मैजिकल किंगडम में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे जो उसे बताते हैं कि उसे यहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए बुलाया गया है क्योंकि उनके राज्य पर ब्लैक डीमन की आर्मी ने हमला कर दिया है। बानाजा उन्हें समझाता है कि वो तो बस एक नॉर्मल सा व्यापारी है, वो उनकी इसमें मदद नहीं कर सकता। तभी एक डॉग जैसे दिखने वाली लड़की उसे कोर पर अपना हाथ रखने के लिए कहती है कि उसे बानाजा के स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा और उसके पास कोई डिवाइन पावर है वो भी। जैसे ही बानाजा उस ओर पर हाथ रखता है उसके स्टेट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतने कुछ खास नहीं थे और उसके पास कोई डिवाइन पावर भी नहीं थी। इसीलिए बानाजा कहता है कि उसने पहले ही कहा था उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है तो मुझे वापस मेरे दुनिया में भेज दो। पर दूसरी तरफ और एक कैंडिडेट उन्होंने बुलाया था और उसके सारे स्टेट 999 पर थे, हालांकि उसका लेवल 1 ही था। ये देखकर सारे लोग उसके पास उसकी वाह करने के लिए चले जाते हैं, बल्कि उसे खुद भी लग रहा था कि वही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इस वजह से बानाजा पर कोई ध्यान नहीं देता और वो अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ तो उस लड़की की बहुत मजा हो रही थी, बल्कि उस राजा का राजा भी उसके साथ पार्टी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद उसे वहाँ से कई और जगह भेज दिया जाता है, पर जाने से पहले उसे बताया जाता है कि उसे उसकी दुनिया में वापस भेजा नहीं जा सकता क्योंकि जिस गेट से उसे बुलाया गया था वो गेट अब बंद हो चुका है और जब तक डार्क आर्मी मारी नहीं जाती तब तक वो गेट खुलेगा नहीं और इसीलिए उसे एक फॉरेस्ट में रहने के लिए कहा जाता है। जाते वक्त बानाजा उस मॉन्स्टर के साथ इस दुनिया के बारे में पता करने के लिए बात करने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर बताने से साफ मना कर देता है कि उसके ऊपर बहुत सारे सख्त नियम लागू है, इसलिए वो उसके साथ कुछ बात नहीं कर सकता। फिर कुछ दिनों के बाद वो उसके लोकेशन पर पहुंच जाता है। जाने से पहले वो मॉन्स्टर उसे राजा ने दिए हुए कुछ सामान की बैग देता है और बताता है कि वो डार्क आर्मी यहाँ पर आ सकती है, इसलिए अच्छा रहेगा कि वो यहाँ से कहीं और जगह चले जाए। फिर बानाजा उस बैग के अंदर की चीजों को देखता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तभी उसके पीछे कुछ स्लाइम्स आते हैं। उसे लगा था कि वो उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो तुरंत ही उस पर हमला कर देते हैं, पर बानाजा उन्हें एक ही पल में मार देता है और इस वजह से उसकी लेवल 1 से 2 हो जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी पावर लेवल सीधा इन्फिनिटी तक पहुंच गई थी और इस सिंबल के बारे में बानाजा को कुछ घंटा पता नहीं था। तब उसके सामने मैसेज आता है कि वो वॉइस गाइडेंस को ऑन कर सकता है जिससे उसे चीजें समझने में मदद हो सकती है, तो वो बिना कुछ सोचे उसे ऑन कर देता है। वो गाइडेंस उसे बताती है कि उसके बैग पर ट्रैकिंग और मॉन्स्टर को अपने तरफ खींचने की स्पेल डाली गई है। तब जाके बानाजा को रियलाइज होता है कि उसे मारने का प्लान पहले से बनाया गया था। गाइडेंस उसे बताती है कि वो स्पेल को आराम से हटा सकती है, तो बानाजा भी उसकी परमिशन दे देता है। फिर वो जंगल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी गाइडेंस उसे बताती है कि इस जंगल के अंदर डीमन से छोड़ा हुआ मेलेसियम है जो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन वो उस फॉरेस्ट को आराम से प्यूरिफाई कर सकती है अगर वो चाहे तो। बानाजा मान जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर रहना था। 1 सेकेंड के अंदर ही वो उस फॉरेस्ट को प्यूरिफाई कर देती है और इस वजह से बानाजा की लेवल सीधा 2 से 367 पे चली जाती है। हालांकि उसे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अभी तक एक डीमन तक नहीं मारा। दूसरी तरफ राजा की बेटी उसके साथ झगड़ा कर रही थी कि उन्होंने एक नॉर्मल से बुलाए गए हीरो को उस फॉरेस्ट में भेज दिया जहाँ पर डार्क आर्मी का अड्डा है। राजा बोलता है कि वो कुछ काम का नहीं था इसलिए उसने ये किया। तभी उसका एक आदमी उसे आके बताता है कि एक फॉरेस्ट के अंदर मैजिक प्यूरिफाई की स्पेल काश की गई है। राजा को लगता है कि ये जरूर उस हीरो ने किया होगा क्योंकि यह स्पेल ऐसी वैसी स्पेल नहीं है, लेकिन वो राजा की गलतफहमी दूर करने के लिए बताता है कि जिस दिशा में उनका हीरो गया है वहाँ पर यह स्पेल यूज ही नहीं हुई है, बल्कि साउथ साइड में यूज हुई है जहाँ पर बांजा को भेजा था। यह सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर बांजा को गाइडेंस बताती है कि वो उसे किसी भी रूप में शिफ्ट करवा सकती है, तो बांजा मान जाता है क्योंकि उसे खुद को भी छुपाना था और पैसे भी कमाने थे। पहले तो वो एक लड़की का रूप लेता है, पर वो खुद को देखकर ही बहुत शर्मा जाता है। फिर वो एक नॉर्मल सी लड़की का रूप लेता है। गाइडेंस उसे बताती है कि वो उसे दोबारा उस शहर में टेलीपोर्ट भी करवा सकती है, तो बांजा स्पेल यूज करके दोबारा उस शहर में जाता है। लेकिन उसके दिमाग में डाउट आया कि वो उस टेलीपोर्ट का यूज करके अपने दुनिया में जा सकता है या नहीं, पर वो स्पेल वहाँ पर काम नहीं करती। तब उसे समझ आता है कि उसके ये मैजिक बस यहाँ पर ही काम कर सकता है। फिर वो वहाँ के एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवाने जाता है, तो वो उसे सारे रूल्स और रेगुलेशन बताकर उसको रजिस्टर करवा देती है। फिर बांजा ऐसे ही यहाँ के मिशन देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्ची पर पड़ती है जो वहाँ के कुछ मेंबर्स है उसे उस डेलबेजा फॉरेस्ट में ले जाने के लिए कह रही थी जहाँ से बांजा आया था, पर वो सब वहाँ से जाने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर डार्क आर्मी का अड्डा था। तो बांजा उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। वो बताता है कि वो उसे वहाँ पर ले जा सकता है क्योंकि वो खुद वहाँ से आया है। वो बच्ची कहती है कि उसके पास देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। बांजा बोलता है कि उसके लिए इतना काफी है, बस वो उसे टेलीपोर्ट करके ही वहाँ पर लेके जाएगा। टेलीपोर्ट की बात सुनकर वहाँ के सारे गिल्ड मेंबर शॉक हो जाते हैं कि इस नए वाली लड़के को इतने जल्दी टेलीपोर्ट की पावर कैसे मिल सकती है। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है और वो आते ही बांजा से उस लड़की को दूर करवा देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो उस बच्चे को किडनैप करना चाहता है, पर उन्हें पता नहीं था कि बांजा को सच में टेलीपोर्ट की स्पेल आती है, तो वो उनकी गलतफहमी दूर करवाने के लिए उन्हें भी अपने साथ आने के लिए कहता है। वो सब मान जाते हैं और बांजा
सीधा उन्हें टेलीपोर्ट करवा के उस फॉरेस्ट में लेके जाता है। उनकी ग्रुप की स्पेल कास्टर भी शौक थी कि बांजा ने इतनी दूर तक उन सबको ऐसे टेलीपोर्ट करवा दिया। फिर वो सब बांजा से उनकी गलती की माफी मांगते हैं कि उन्हें उसके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पर तभी वो बच्ची कहती है कि इस फॉरेस्ट से मैलिसम का इफेक्ट हट चुका है, इस वजह से उसे अपने फैमिली के बारे में पता नहीं चल रहा। ये सुनकर उस लड़की को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि ये बच्ची साधारण नहीं है और इस बात का सबको पता भी चल गया था। वो उसे अपने असली रूप में आने के लिए कहता है और वो बच्ची भी हंसकर एक बड़े से वुल्फ का शेप ले लेती है। वो बोलती है उसे तो बस शहर में जासूसी करने के लिए भेजा था, क्योंकि उनके पास अभी कोई आता नहीं है, इसलिए उसे वहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आना पड़ा। इतना कहकर ही वो अपने अंदर से बहुत सारा मैलिसम रिलीज करती है। इस वजह से वो सब कमजोर पड़ जाता है, पर इसका इफेक्ट बांजा पर नहीं होता। तो वो उन सबको तुरंत ही उस शहर में दोबारा टेलीपोर्ट करवा देता है। फिर वो सोचता है कि उसके बाद जितने भी सारे स्पेल्स है वो सब इस पे यूज करेगा, क्योंकि वो अभी अभी यहाँ पर आया है और वो इतने जल्दी मर नहीं सकता। फिर कुछ स्पेल का यूज करके वो उस वुल्फ के हमलों से बचने लगता है और ग्रेविटेशन का मैजिक करके वो उसे फंसा देता है। इस वजह से वो वुल्फ हिल नहीं पा रही थी। बांजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सी स्पेल यूज करनी चाहिए जिससे वो पहले की तरह हो जाएगी। तब गाइडेंस उसे बताती है कि उसके पास एक ऐसी स्पेल है जिसका यूज करके वो उसे अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन बांजा इस सोच के खिलाफ था। वो कभी नहीं चाहता था कि वो किसी को भी अपना गुलाम बनाए। दूसरी तरफ वो वुल्फ अपने पावर का यूज करके बांजा के मैजिक को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर बार बार गाइडेंस उस स्पेल को यूज करने के लिए कह रही थी। इतने में उस वुल्फ का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। तब वो खुद से सरेंडर कर देती है। वो बांजा को उसे मारने के लिए कहती है क्योंकि अब वो हार चुकी है। लेकिन बांजा उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं थी और मारना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। वो पूछती है क्या वो सच में चाहता है वो यहाँ से चली जाए। बांजा कहता है वो यही चाहता है क्योंकि उसके लिए सब एक ही तरह है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा है। वुल्फ कहती है कि वो बहुत अच्छे दिल का है और ये कहकर वो अपने पहले रूप में आ जाती है, पर उसके इस रूप ने कोई कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए बांजा शर्मा कर तुरंत ही उसे अपने कपड़ों से ढक देता है। वो बोलता है उसे अच्छा लगेगा अगर वो कपड़े पहनकर वापस अपने घर चले जाए। तब उसे याद आता है कि उसके बैग में कुछ कपड़े पड़े हैं। तब वो उन्हें निकालने के लिए जा ही रहा था, पर इतने में वो वुल्फ बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी सारी मैजिक पावर खत्म हो गई थी। फिर वो एक जगह पे टेंट लगाकर अपनी स्पेल चेक कर रहा था और दूसरी तरफ वो वुल्फ सो रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर में उठ जाती है। बांजा को देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ह्यूमन से हार गई, क्योंकि उसे लगा था ह्यूमन तो बहुत कमजोर होते हैं। फिर वो अपने कपड़े पहनकर बांजा के साथ बात करने के लिए आती है। पहले तो वो सवाल करती है क्या उसने अपने हीलिंग पावर से उसके सारे मैजिक को रिकवर किया है। बांजा कहता है हाँ उसने सही सोचा है। फिर वो बोलती है अगर बांजा की जगह कोई और होता तो अब तक उसे मार दिया होता, लेकिन बांजा ने उसके ऊपर बहुत दया दिखाई, इसलिए उसने सोच लिया है वो अभी से किसी भी ह्यूमन पर हमला नहीं करेगी। यह सुनकर बांजा खुश हो जाता है, पर वो और एक बात बताती है कि वो उसे अपना मास्टर बनाना चाहती है, क्योंकि जो भी उन्हें हराता है वो उन्हें अपना मास्टर बना लेते हैं। लेकिन बांजा तो मना कर रहा था। वो बोलता है कि ये मास्टर वगैरह काम उसके बस का नहीं है। वो अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और साथ में वो अपने असली रूप को भी दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता वो कैसे वाले लोग उसे दोबारा ढूंढ ले। लेकिन वो वुल्फ नहीं मानती। वो बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया और क्यों आया है, बस वो उसे अपना मास्टर बनाना चाहती है। फिर भी बांजा नहीं मान रहा था, इसलिए वो रोने का नाटक करती है, पर इससे भी बात नहीं बनती। तो वो कहती है अगर वो उसे अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता तो वो अपने जीवन को खत्म कर देगी, क्योंकि उसका यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं है। इस वजह से बांजा को उसकी बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ राजा उसके हीरो के साथ झगड़ा कर रहा था, क्योंकि वो हीरो होने के बावजूद भी उसी को सिपाही मर गए। वो बोलता है कि इसमें उसका कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था कि मॉन्स्टर के साथ कैसे लड़ा जाता है, और ऊपर से वो तो बस उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से राजा तो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन ये हीरो भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पावर लेवल बढ़ी नहीं रही थी, और वो बढ़ भी रही थी तो बहुत हल्की हल्की बढ़ रही थी। इतने ही वहाँ पर उसकी एक सेवक आती है और ये भाई साहब भी उसे सीधा राजा के पैसों से खाना खिलाने के लिए लेके चला जाता है। दूसरी तरफ बांजा फेनरिस को एडवेंचर गिल्ड रैंक में रजिस्टर करवाने की सोच रहा था। तब जाते वक्त एक सब्जी वाला फेनरिस को मैसेज करके बुलाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि मैसेज का मतलब क्या होता है। तो बांजा उसे बताता है अगर कोई शादीशुदा होगा तो उसके वाइफ को मैसेज करके बुलाते हैं। ये सुनकर फेनरिस तो बहुत शर्मा जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर वो बांजा की वाइफ बनी तो वो कितनी खुशहाल जिंदगी जिएगी, क्योंकि उसका पति सबसे ताकतवर मैजिशियन होगा। इस वजह से वो गुलाम बनने के बारे में भूलकर उसकी वाइफ बनने का फैसला करती है। फिर गिल्ड में पहुंचने के बाद रिसेप्शन फेनरिस को लॉकेट देती है जो उनका इन्फॉर्मेशन रखता है, और ये लॉकेट बांजा के पास भी था। फेनरिस को लगा कि एक मैचिंग लॉकेट है, क्योंकि उनके प्रथा में भी एक ही कपल एक ही हड्डी को एक दूसरे का शेयर करता है और इनसे उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ता है। फिर वो रिसेप्शन फेनरिस को उसका नाम पूछती है, तो वो अपना असली नाम बताने वाली थी। इतने में बांजा उसे रोक देता है और उसका नाम रेस बताता है। तब जाके फेनरिस को याद आता है कि उसके नाम पर गिल्ड में ऑलरेडी बहुत सारी बॉन्टी लग चुकी है। बांजा कहता है कि उसने भी अपना नाम यहाँ पर फ्लियो बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बारे में उन्हें वापस पता चल जाए। तभी रिसेप्शन एक ऐलान करती है कि नॉर्थ साइड में साइको बियर्स के झुंड ने हमला कर दिया है और जो उन्हें हराएगा उन्हें 10 गुना रिवॉर्ड मिलेगा। पर फिर भी उन बियर्स के साथ कोई भी पंगा लेने का सोच नहीं रहा था। फेनरिस बांजा से कहती है कि अगर उन दोनों ने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो उन्हें बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, और वैसे भी ये उनके लिए बच्चों का काम है। लेकिन बांजा वहाँ जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो इतने सारे बियर्स को अकेले हरा पाएगा। फेनरिस उस पर गुस्सा हो जाती है, तो वो फैसला करती है कि वो अकेले वहाँ पर जाएगी, और अगर उसके साथ कुछ हुआ तो इसके लिए बांजा जिम्मेदार रहेगा। इस वजह से बांजा को उसके साथ मजबूरन जाना ही पड़ता है। वहाँ भी पहुंचने के बाद उन्हें पहले तो कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी उन्हें आगे से चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हीं लड़कियों का ग्रुप उन साइको बियर्स के साथ लड़ रहा था, पर वो सब उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तभी तुरंत ही बांजा अपने लाइटनिंग स्पेल का यूज करके उन बियर्स को ढेर कर देता है।
लेकिन एक बियर बच जाता है तो फेनरिस उसे ठिकाने लगा देती है। वो लड़की दोबारा बांजा से मतलब फ्लियो से उन्हें फिर से बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो फेनरिस के बारे में पूछती है कि ये लड़की कौन है। फ्लियो बताता है कि वो भी उसके साथ एडवेंचर करी है, पर इस बात से फेनरिस तो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि बांजा उन्हें बताएगा कि वो उसकी वाइफ है। तभी और एक बियर फेनरिस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन फेनरिस तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी, इस कारण उस बियर की फेनरिस को देखकर ही फट जाती है। फ्लियो कहता है कि उसे लगता है कि उस बियर ने उसके सामने सरेंडर कर दिया है। फेनरिस उसे एक आइडिया देती है कि वो इस बियर को उनकी टीम में ले लेंगे और वो उन्हें लड़ाई के दौरान मदद भी कर सकता है। तो फ्लियो मान जाता है, पर वो बियर के ऊपर कुछ लिमिट्स लगा देता है और उसे एक छोटे से रैबिट में ट्रांसफर करवा देता है। इन्हें देखकर उन चारों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे लोग हैं, इतने भयानक बियर को भी इन्होंने पेट बना लिया। फिर वो चारों उन दोनों को अपने घर पे लेके जाते हैं। पहले तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बेलेरिजा, ब्लोसम, ब्लेरी और विच। साथ में वो उन्हें अपने अपने रोल के बारे में बताते हैं, पर उनका असली मोटिव ये था कि फ्लियो उन्हें लड़ाई करना सिखाए, क्योंकि उनका शेर का हीरो भी उन साइको बियर्स को हरा नहीं पाया और फिर से उसे दोबारा उनके साथ लड़ने के लिए कहा गया तो वो एक रूम के अंदर डरपोक की तरह छुप गया। इस वजह से राजा ने ये मिशन गिल्ड के मेंबर्स को करने के लिए कहा था। इसलिए वो चाहते हैं कि फ्लियो उन्हें लड़ाई करना सिखाए, क्योंकि वो चार होकर भी एक साइको बियर तक नहीं मार पाए। बांजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी फेनरिस उन पे गुस्सा हो जाती है। उसे लगा कि वो लड़ाई के नाम पर बस बांजा के करीब आना चाहते हैं, तो बांजा उसकी गलतफहमी दूर करवाने के लिए उन्हें कहता है कि वो उसकी वाइफ है और वो उसके साथ शांत भरी जिंदगी जीना चाहता है। ये सुनकर फेनरिस तो बहुत खुश हो जाती है कि उसने उसे अपनी वाइफ कहा। वो चारों भी शॉक हो जाते हैं कि रेस उसकी वाइफ है। फेनरिस तो खुश थी, तो इस वजह से वो भी उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है। फ्लियो सोचकर कहता है कि उसे पता नहीं कि वो उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे पाएगा या नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये बात सुनकर वो चारों तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो और एक फेवर मांगते हैं कि क्या वो इस घर को स्पेल से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइको बियर्स बहुत आते रहते हैं और स्पेल के कारण वो एक दूसरे के रूम में भी नहीं आ पाएंगे। रेस कहती है कि वो भी इस बात से राजी है, क्योंकि वो भी फ्लियो के साथ एक ही रूम में एक ही बेड पर सोना चाहती है। इस बात से बांजा तो बहुत शर्मा जाता है। अगले सुबह जैसे वो उठता है, वो दिखता है कि फेनरिस उसके मुंह के सामने बैठी थी। उसे उठा हुआ देख वो तुरंत ही उसे गुड मॉर्निंग कहती है। बांजा को समझ नहीं आता कि फेनरिस उसके रूम में कैसे आई। फिर तभी उसे कल के बारे में याद आता है कि कल ही रात में वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बने हैं। फेनरिस उसे अपने गोद पर सोने के लिए कह रही थी कि इससे उनकी रात और भी ज्यादा यादगार रहेगी, पर बांजा ये करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। फिर फेनरिस उसके कपड़े धोने के लिए निकालने लगती है, पर तभी वहाँ पे बेलोरिजा आ जाती है पूछने के लिए कि उनकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी, लेकिन उन दोनों को देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फिर ट्रेनिंग के टाइम उन चारों को एक बड़े से पिग के साथ लड़ने के लिए कहा जाता है। पहले बेलोरिजा आती है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाती, तो वो वहाँ से भागने लगती है। उसे बचाने के लिए ब्लोसम आती है, लेकिन वो भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाती। तो बांजा उन दोनों को उन्हें बचाने का ऑर्डर देता है, पर ये दोनों भी इतना कुछ खास नहीं कर पाते। इस वजह से वो पिग उन चारों के पीछे ही पड़ जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद फ्लियो उन्हें उनके न्यू रूम दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सब फ्लोर के ऊपर सोए। ये देखकर उन्हें भी बहुत खुशी होती है। तभी फेनरिस उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आती है, लेकिन उसका पूरा खाना कच्चा था। इस वजह से वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसा खाना बनाया है इसने। बांजा उसे समझाता है कि खाने को थोड़ा खाने लायक तो बनाना चाहिए था, पर उसका खाना उस रैबिट को जरूर पसंद आ गया। फिर वो इस खाने को बनाने की जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है और थोड़ी देर में उस खाने को पकाकर अच्छा बना देता है। ब्लोसम पूछती है क्या उसने यहाँ पर भी इस खाने को बनाने के लिए मैजिक का यूज किया है, तो फ्लियो कहता है नहीं, उसके पास थोड़ी सी कुकिंग स्किल थी और बेलोरिजा ने भी उसकी बहुत मदद की है। बेलोरिजा बताती है कि बचपन में उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो कामों के लिए शेफ हायर कर पाए, इसलिए उसे बचपन से खाना बनाना सीखना पड़ा। पर फेनरिस बोलती है कि उसे समझ नहीं आता कि लोगों को इन घास फूस में क्या पसंद आता है, इससे तो उन्हें ताकत भी नहीं मिलती। तो बांजा उसे समझाता है कि इसमें बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं। ब्लोसम बोलती है अगर वो इसे नहीं खाना चाहती तो वो उसे खा लेगी। फेनरिस तुरंत ही मना कर देती है कि ये खाना उसके हस्बैंड ने बनाया, तो वो उसे जरूर खाएगी और उसे पहली बार में ये खाना पसंद आ जाता है, क्योंकि मसाले ने उस खाने के अंदर जान डाल दी थी। इस वजह से फेनरिस को वो चटपटा स्वाद पसंद आ गया। फिर जाके उसे समझ आता है कि खाना बनाने का असली मतलब क्या होता है। वो बोलती है अगली बार से वो भी इस तरह का खाना बनाने की कोशिश करेगी। फिर वो दोनों गिल्ड में उन बियर्स की डिलीवरी करने जाते हैं, पर गिल्ड के आधे मेंबर्स उन्हें देखकर शॉक थे कि उन दोनों ने इतने बियर्स कैसे मार दिए। फेनरिस उसे बताती है कि वो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रही है जब तक उन्हें उनका रिवॉर्ड नहीं मिल जाता। तभी वहाँ पर उस गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव आता है। वो बोलता है कि वो बांजा के साथ कुछ बातें करना चाहता है, तो बांजा फेनरिस को जाने के लिए कहकर उसके साथ बात करने के लिए आता है। रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि फ्लियो इस गिल्ड का अकेला मेंबर है जो इतने जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और वो इस दुनिया को डिमंस के साथ लड़ने के लिए मदद भी कर सकता है। इस प्रोग्रेस को देखकर राजा चाहता है कि फ्लियो उसकी हीरो कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले। राजा ने इतना तक कहा है कि अगर वो उन्हें ज्वाइन करेगा तो उसे हॉरनरी नाइट की जगह देंगे, क्योंकि उनके गिल्ड ने अभी तक उसके इतना पावरफुल मेंबर नहीं देखा, और अगर वो राजा को ज्वाइन कर लिया तो उसके लिए बहुत फायदे वाली बात रहेगी। फ्लियो थोड़ा सोचने लगता है कि वैसे भी वो इस दुनिया से नहीं है और उसे डीमंस के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इस कारण वो उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है, इतने में फेनरिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे। तो बांजा पूछता है क्या उसकी कहाँ पर लड़ाई हुई है। फेनरिस उसे बताने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो घूमने के नाम पर खाना कैसे बनाते ये सीखने गई थी और उसकी ये हालत वहाँ पर ही जाके हुई है। दूसरी तरफ राजा का हीरो तो मस्त उन लड़कियों के साथ मजे मार रहा था। उसके सेवक भी उसे फ्लियो के बारे में मतलब बांजा के बारे में बताती है कि राजा ने उस लड़के को हीरो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहा है और वो ताकतवर भी है, पर ये मंद बुद्धि कहता है अगर उसने उसे पास भी कर लिया तो वो उसे अपना राइट हैंड बना लेगा। अगले दिन फिर से राजा के सिपाही फ्लियो के
पास उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहने के लिए आते हैं, लेकिन फ्लियो उन्हें दोबारा मना कर देता है, तो वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। फेनरिस ने तो सोच कर रखा था कि अगर वो वापस आएंगे तो वो उनका भर्ता बना देगी। फिर फ्लियो पॉजम के पास जाता है जो मस्त से खेत के अंदर काम कर रही थी। वो बोलती है अगर फ्लियो उनके लिए इतना कर सकता है तो वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है, मगर फ्लियो कहता है कि अगर उसने इतनी मेहनत लड़ाई में दिखाई होती तो उसके लिए और भी अच्छा रहता। फिर उनकी ट्रेनिंग के समय फेनरिस ब्लेरिस को पेड़ के ऊपर एरो मारने के लिए कहती है, पर वो मना करती है कि वो इतने नाजुक से पेड़ को दर्द नहीं पहुंचाना चाहती। दूसरी तरफ विच का हाल हर बार की तरह वैसा ही था। उसकी मैजिक पावर पर जल्दी जल्दी उतर जाती थी, इसलिए बांजा उसकी मैजिक पावर बढ़ाने के लिए उसे एक रिंग देता है, पर उसके जाने के बाद वो उस रिंग को अपने रिंग फिंगर में पहनने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती है, लेकिन तभी फेनरिस उसे उसी वक्त रोक देती है। वो बोलती है अगर उसे अपनी जान प्यारी होगी तो वो ये नहीं करेगी। उसके तरह बेलरेजा भी खुद को एक नॉर्मल से बीट से हराते हुए दिखाने का नाटक कर रही थी। इस बारे में फेनरिस को अच्छे तरह से पता था, इसलिए वो उसे भी धमकी देती कि फ्लियो के पास जाने की कोशिश तक मत करना। तभी उन सबको एक डीमन पेड़ के अंदर से चुपके देख रही थी और इस बारे में उन्हें पता तक नहीं था। फिर रात के समय पहली बार फेनरिस से अपने हाथों से अच्छा सा पका हुआ खाना बनाया था। उसके खाने को देखकर वो भी थोड़े शॉक हो गए थे। फेनरिस कहती है कि उसने ये बहुत मेहनत करके बनाया और उसने स्पेशली फ्लियो के लिए और एक डिश भी बनाई है और वो थी करी, क्योंकि उसके टीचर ने बताया था कि हस्बैंड को करी खिलाने से उन दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ता है। तभी वो डीमन दोबारा उनके ऊपर ताकजा करने के लिए आती है। उसका नाम था ल्यूमिनस। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आर्मी की इतनी पावरफुल वॉरियर फेनरिस इन जैसे चूजों के साथ मजे उड़ा रही है, पर अचानक से उसके पीछे फेनरिस आ जाती है, यह पूछने के लिए कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। उसे चाय पानी देने के बाद वो बोलती है कि वो तो ऐसे ही यहाँ पर घूमते घूमते आ गई। तो फेनरिस उसे सीधा सीधा बता देती है कि उसने अभी अच्छे रास्ते पर चलने का फैसला किया है और वो उसके पति के साथ एक शांत भरी जिंदगी जीना चाहती है, पर अगर उन दोनों के बीच में कोई आया तो वो उसकी वाट लगा देगी। ल्यूमिनस को झटका ही लग जाता है कि उसने अपना पति तक बना लिया, पर उसे डाउट आता है कि दो डीमंस के साथ बैठने के बावजूद भी फ्लियो को डर तक नहीं लग रहा। उसे लगा शायद से वो बहुत पावरफुल होगा, तो वो अपने पावर का यूज करके उसके पावर लेवल के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक वहाँ पर फेल हो जाता है। तो उसे लगता है कि इसमें कोई पावर ही नहीं है। फिर वो पूछती है कि डेलेविसा फॉरेस्ट में अभी तक उसे एक भी मैजिक बीच दिखाई नहीं दिया। लियो बताता है कि उसने वहाँ प्योरिफिकेशन की स्पेल यूज की है। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत चौंक जाती है कि प्योरिफिकेशन की स्पेल इसने यूज की थी। तो वो फेनरिस को गुस्सा दिलाने के लिए कहती है कि वो ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है जिसने उसके दोस्तों को और उसके सगे भाई तक को मार दिया। लियो फेनरिस से पूछता है क्या उसने सच कहा। फेनरिस कहती है कि हाँ उसने सही कहा, पर उसका भाई उसे गलती से मरा है। अगर वो वहाँ पर नहीं होता तो उसके लिए अच्छा होता, लेकिन अभी उसने फैसला किया है कि वो इस सब के बारे में भूलकर बस फ्लियो के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। ल्यूमिनस के दिमाग में आइडिया आता है कि फ्लियो वैसे भी कमजोर है, तो वो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करेगी और साथ में फेनरिस को भी मार देगी। तो वो लड़ाई के बारे में पूछती है कि अगर फ्लियो ने उसे हरा दिया तो वो यहाँ से चुपचाप चली जाएगी। फ्लियो लड़ाई के लिए मान जाता है, पर तभी वो चारों भी वहाँ पर आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रेइस ही फेनरिस है। फिर लड़ाई जैसे ही शुरू होती है, ल्यूमिनस उसके ऊपर एक मैजिक स्पेल यूज करती है, लेकिन वो चुपके से और एक फेनरिस के ऊपर भी यूज करती है, लेकिन तुरंत ही फ्लियो उसके दोनों स्पेल को एक ही झटके में तोड़ देता है और उसे मैजिक से पकड़ लेता है, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था कि लड़ाई तो बस उन दोनों के बीच में है, तो वो फेनरिस को इसमें क्यों शामिल कर रही है। अगले दिन फ्लियो उन चारों से इतना बड़ा चोट छुपाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो चाहते हैं तो वो फेनरिस के बारे में कैसल के लोगों को बता सकते हैं, पर वो सब मना कर देते हैं, क्योंकि अभी तक फेनरिस ने उनके साथ कुछ किया तक नहीं और उसने उनकी ट्रेनिंग में कितनी मदद भी की है। पर तभी ल्यूमिनस दोबारा अपने ड्रैगन आर्मी के साथ वहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आती है, लेकिन फ्लियो उन्हें भी एक ही मैजिक स्पेल का यूज करके उनका पकौड़ा बना देता है। आधे तो ड्रैगन वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर वो सब भी शॉक हो गए थे कि उसने इतने पावरफुल ड्रैगन्स को ऐसे ही हरा दिया। दूसरी तरफ डीमन किंग भी बांजा को देखकर शॉक था कि एक एडवेंचर के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। फिर वो अपने अगले प्लान पर जाने का फैसला करता है। अगले सुबह ब्लोजम और उसके दोस्त मिलकर ब्लोजम के स्टैट्स देख रहे थे, क्योंकि फ्लियो की मदद से उसने खेत के भाले का यूज करके एक ड्रैगन मार दिया। इस वजह से उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिला था और ये टाइटल उन सबको भी चाहिए था, पर उतने वक्त में वो सारे ड्रैगन भाग गए थे। सबसे दुख तो बेलोरिजा को हो रहा था, क्योंकि वो एक नाइट होकर भी एक ड्रैगन तक नहीं मार पाई। ये दुख वो बाकी सबको नहीं दिखाती, बल्कि ये कहकर वहां से चली जाती है कि उसे ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा ताकतवर होना है। पर जाते वक्त उसके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अगर वो ड्रैगन स्लेयर का टाइटल उसे मिला होता तो उसकी फैमिली उसके ऊपर कितना नाज करती। पर तभी उसके पीछे एक डीमन आता है। वो पूछता है क्या वो उसे बता सकती है कि यहाँ पे वो कपल कहाँ पे रहता है। तो बेलोरिजा उसे पूछती है कि उसका यहाँ पर आने का असली मोटिव क्या है, क्या वो फ्लियो से मिलना चाहता है या फेनरिस को यहाँ से ले जाना चाहता है। इतना कहकर ही वो उसके ऊपर अपनी तलवार तान देती है। वो बोलता है वो तो बस फेनरिस से हेलो कहने आया था, बाकी उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। फिर वो अपनी तलवार पीछे ले लेती है। वो डीमन कहता है कि वो थोड़ी देर बाद में आएगा। जाने से पहले बेलोरिजा उससे उसका नाम पूछती है, तो वो बताता है कि उसका नाम गोजल है। जैसे ही वो जाता है ये दोनों वहाँ पर आते हैं, ये पूछने के लिए कि उसने उसे कुछ किया तो नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके शर्ट जोर से ही लिखे थे और उसके शर्ट्स में लिखा था कि वो डार्क वन है, इसका मतलब डीमन आर्मी का बॉस। ये सुनकर ही बेलोरिजा की हालत टाइट हो जाती है कि उसने अपनी तलवार डीमन किंग के ऊपर तान दी थी। अगर उसे गुस्सा आ जाता तो उसकी खैर नहीं होती, और उसने जो उसे अपना नाम बताया था वो झूठ बताया था। उसका असली नाम था घोल। फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा उनके घर पर आता है, तो फ्लियो उसे चाय पानी के लिए अंदर बुलाता है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो डीमन किंग के सामने होकर इतना नॉर्मल कैसे है। तभी बेलोरिजा भी वहाँ पर आती है, लेकिन इस बार उसे देखकर वो पानी पानी हो जाती है और बल्कि उसे ही उसके साथ बैठाया जाता है। घोल पूछता है कि कल यहाँ पर ल्यूमिनस आई थी तो तुमने उसके साथ क्या किया। फेनरिस कहती है कि अगर वो यहाँ पर उसका बदला लेने आया है
तो वो यहाँ से अभी चला जाए। पर वो उसका असली मोटिव बताता है कि वो चाहता है कि फ्लियो उसकी डार्क आर्मी को ज्वाइन करे, लेकिन फ्लियो मना कर देता है कि उसे किसी को भी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ पर नया है, इसलिए उसे ये तक नहीं पता कि ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई चल क्यों रही है। होल को लगा कि ये बात राजा ने उसे बताई होगी, पर वो खुद बताने लगता है कि ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई 500 सालों से चलती आ रही है, क्योंकि पहला जो डार्क वन था वो इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, और ये बात ह्यूमंस को पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके खिलाफ चले गए। और ऐसे ही करते करते अब वो 12th डार्क वन बन चुका है। लियो पूछता है कि उसे सच में वॉर करनी है। वो कहता है कि उसे भी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो तो है डीमन, इसीलिए उसे ये तो करना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो अपने असली रूप में आकर फ्लियो को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर फ्लियो दोबारा मना कर देता है कि वो किसी के साइड भी नहीं आना चाहता, ना ही राजा के ना ही उसके। बस अगर वॉर हुई तो उसे ह्यूमंस को बचाना आना ही होगा, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन है। तब जाके उसे समझ आता है कि फ्लियो का असली मोटिव क्या है, पर उसका मन भरा नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि वो दोबारा आएगा। दूसरी तरफ तो बेलोरिजा को तो सदमा ही लग गया था कि वो इतने बड़े डीमन किंग के साइड में बैठी थी। अगले दिन जैसे ही वो उठती है, वो अपना लंच करने के लिए नीचे आती है, और ये चारों भी वहाँ पर छुपकर कुछ देख रहे थे। जैसे ही वो अंदर देखती है, वहाँ पर वो डीमन किंग दोबारा आया था, और इस बार वो उनके साथ खाना तक खा रहा था। फेनिक्स उसे कहती है कि वो कितना भी मक्खन लगा ले, इससे फ्लियो की सोच बदलने नहीं वाली। तो वो बेलोरिजा को भी खाने के लिए बुलाता है, लेकिन वो दोबारा डर जाती है और बाद में खाएगी यह कहकर वहाँ से कल्टी मार लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर यावा देख रही थी। उसे लगा कि गोजल यहाँ से चला गया होगा, पर तभी उसकी आवाज आती है कि क्या वो उसके साथ घूमने चलेगी। यह सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, ये कहकर कि उसे ट्रेनिंग करनी है। ऐसे ही बार बार गोल उसे मिलने के लिए आता है, और वो भी ऐसे बहाने करके उसे दूर भागने की कोशिश करती है। पर एक दिन राजा के सिपाही उसे उनके घर पर आते हुए देख लेता है, तो वो तुरंत ही राजा को जाके बताता है कि उन लोगों ने शायद से डीमंस के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। इस वजह से राजा को गुस्सा आ जाता है कि उसने उसे मना करके डीमंस की साइड ज्वाइन कर ली। तो वो उस पर हमला करने का फैसला करता है, पर तभी राजा की बेटी उसे रोक देती है कि ऐसी छोटी मोटी बातों से बस गलतफहमी बढ़ती है, और वैसे भी उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जो बता सकता है कि उसने सच में डीमंस को ज्वाइन किया है। लेकिन ये नमूना भी वहाँ पर टपक पड़ता है। वो कहता है कि उसके साथ थोड़ी आर्मी भेज दो, वो उसे यहाँ पर घसीटते हुए लेके आएगा। दूसरी तरफ डार्क वन तो मस्त से फ्लियो से मिलने जाने की सोच रहा था, क्योंकि वो फ्लियो के बहुत करीब जाना चाहता है। पर ल्यूमिनस उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही घूमते रहा तो उसकी आर्मी क्या अचार डालेगी। तो वो बोलता है कि मेरा ऑर्डर यह है कि तुम लोग बैठकर यहाँ पर अचार डालो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फ्लियो तो आराम से ड्रैगन के खाल से कुछ शील्ड बना रहा था। फेनिक्स उसे कहती है कि अगर उसने राजा को ज्वाइन कर लिया तो उसे ये काम करना नहीं पड़ेगा, और उसे थोड़े काम में उसे बहुत सारे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। पर उसे लगता है कि वो उसके वजह से डीमंस के साथ लड़ना नहीं चाहता। लियो कहता है ऐसा नहीं है, वो लड़ाई इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास लड़ाई करने की कोई वजह ही नहीं है। और उसकी यही बात फेनिक्स को बहुत पसंद थी कि वो कितना दयालु है। पर तभी क्लेरी उसे आके बताती है कि राजा का हीरो उसके साथ बात करना चाहता है। जैसे वो बाहर आता है, इस नमूने के नखरे शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि उसने कुछ दिनों पहले नोटिस किया है कि वो डीमंस के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहा है, और ये बात यहाँ के नियमों के खिलाफ है, पर अगर उसने उन्हें ज्वाइन कर लिया तो वो उसकी जान बख्श देगा। इतना कहकर ही वो खुद को बहुत 30 मार खा समझ रहा था। लियो बोलता है कि वो ना ही डीमंस की साइड है और ना ही ह्यूमंस के, बस वो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है। लेकिन वो बोलता है कि अगर वो उन्हें ज्वाइन नहीं करेगा तो वो ऐसा समझेगा कि फ्लियो ने गद्दारी की, तो इस कारण वो उसे बीच में से काट भी सकता है। ये चारों भी उसे समझाने लगते हैं कि फ्लियो ने किसी को कुछ भी नहीं किया, वो तो बस अपनी शांति से जिंदगी जी रहा है। तो वो उन्हें भी इसमें घसीट लेता है कि अगर उन्होंने फ्लियो को ज्वाइन करने के लिए नहीं मनाया तो वो उन्हें भी बंदी बना लेगा। फिर फ्लियो के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तो वो फैसला करता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और जगह चला जाएगा। ये चारों भी फ्लियो को उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें अब लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जब से वो फेनिक्स के साथ रहना सीखे हैं, तब से उनके लिए डीमंस की बुराई मन से हट चुकी है। उनका फैसला सुनकर फ्लियो तुरंत ही टेलीपोर्टेशन का मैजिक यूज करके वहाँ से जाने लगता है। इस भाई साहब को तो शौक ही लग जाता है, क्योंकि ये स्पेल यूज करना उसके बस का भी नहीं था, और ऊपर से फ्लियो ने घर से लेकर पूरे खेत को टेलीपोर्ट करवा दिया। पर तभी वहाँ पर घोल आता है, और उन्हें वहाँ से जाता हुआ देख उसे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि ये वही चीज थी जिसमें उसे मजा आता था, और राजा ने उसे ये भी छीन लिया। इस वजह से वो तुरंत ही वॉर करने का फैसला करता है और डार्क आर्मी को यहाँ बुला लेता है। ये देखकर ही सबका हीरो सबसे पहले यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और दूसरी तरफ लियो ने कैपिटल के वेस्ट साइड में अपना घर बसा लिया था, पर ज्यादा तो खुशी बेलुजा को हो रही थी कि उसे अब घोल को वापस देखना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ डीमंस की आर्मी ने पूरे गाँव के अंदर दहशत फैला दी थी, और वो एक एक करके सारे गाँव तोड़ते तोड़ते कैसल की तरफ आ रहे थे। राजा बोलता है कि उनका हीरो कहाँ पर है। सिपाही बताता है कि वो डरपोक की तरह उसी रूम के अंदर छुपकर बैठा है। तो राजा उसे बुलाने का आदेश देता है, पर तभी उसका एक जादूगर उसे बताता है कि अगर उन्होंने प्यूरिफिकेशन की स्पेल यूज नहीं की तो वो सब मारे जाएंगे। तो इसलिए उस हीरो को बुलाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डीमन अब बहुत करीब आते जा रहे हैं। इस वजह से राजा तुरंत प्यूरिफिकेशन के स्पेल को एक्टिव करने लगता है, और ये बात ल्यूमिनस घोल को जाके बता देती है। तो वो पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके आर्मी से कोई भी मारा जाए। थोड़ी देर में ही प्यूरिफिकेशन की स्पेल एक्टिव होकर सब पहले की तरह कर देती है, लेकिन इसका सारा इफेक्ट उन लोगों पर पड़ा था जिन्होंने उसे यूज किया था, क्योंकि ये स्पेल यूजर का सारा मैजिक पावर छीन लेती है। राजा का सेवक उनके बेटी को बताता है कि यह स्पेल बस उन्हें 3 महीने ही प्रोटेक्ट कर पाएगी, और इसके बाद इसका इफेक्ट हट जाएगा। वो फैसला करते हैं कि राजा के ना होने पर सारा काम वो संभालेगी। सबसे पहले वो ऑर्डर देती है कि उस हीरो को उसके रोल से हटा दो, क्योंकि वो हर बार लड़ाई के दौरान भीगी बिल्ली बनकर छुपका रहता है। पर वो सेवक कहता है कि अगर उसे निकाल दिया तो उन्हें कौन बचाएगा। वो कहती है कि उसका रहकर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो किसी और को ढूंढने के लिए ओरेकल को लाने के लिए कहती है। जैसे ही वो हीरो आता है, वो सिपाही उसका बोरिया बिस्तर बाहर फेंक देता है और बताता है कि उसे उसके रोल से निकाल दिया गया है। हीरो बोलता है कि ये कब हुआ, शायद से ये तुम्हारी गलत फहमी है,
और यहाँ फ्लियो तो आराम से उसके वाइफ के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। फिर खाते वक्त फेंडिस उसे पूछती है क्या उसे सामान बेचने के लिए कोई अच्छी सी शॉप मिली। फ्लियो बोलता है कि इस टाउन में बहुत सारे शॉप्स है, इसलिए उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसे उसका सामान कहाँ बेचना चाहिए। ब्लॉसम कहती है कि वो उसके सब्जियों को भी वहाँ बेच सकता है जो उसने इतने मेहनत से उगाई है। तो ब्लेरी भी बोलती है कि वो छोटे छोटे हाउस को बड़ा करके उन्हें भी मार्केट में बेच सकती है क्योंकि यह काम उसे अच्छे से आता है। और रही बात इन दोनों की, उनके पास कुछ काम ही नहीं है, वो बस बेरोजगार पड़े हैं। इसीलिए फ्लियो कहता है कि उनके लिए अच्छा रहेगा वो अपने ट्रेनिंग पे ही फोकस करे। फिर रात में सोते वक्त फ्लियो फेंडिस से उसका इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहता है, पर वो तो सो गई थी। तो फ्लियो के दिमाग में आता है कि अगर वो उसे पहले दुनिया में होता तो उसे फेंडिस की तरह वाइफ नहीं मिलती जो उसे इतना प्यार करती है, और उन चारों की तरह उसे दोस्त नहीं मिलते जो उसे इतनी मदद करते हैं। इस वजह से वो भी इस दुनिया में रहकर बहुत खुश है। अगले दिन वो चारों फ्लियो को डेट पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो दोनों बस अपना काम करते रहते हैं और उन्हें साथ में वक्त गुजारने का चांस भी नहीं मिलता। फ्लियो तो शर्मा जाता है और डेट का मतलब फेंडिस को अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो जाने के लिए फुल रेडी थी। फिर वो बहुत सारे शॉप्स में एक करके घूमने जाते हैं, पर फेंडिस का मन अभी तक नहीं भरा था क्योंकि उन्हें से साथ में घूमने का चांस बार बार नहीं मिलता। फ्लियो पूछता है क्या उसे कोई चीज यहाँ पर पसंद आई जो उसे लेनी है। फेंडिस भी खुश हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब कोई उसे उसकी मनपसंद चीज दिलवा रहा है। फिर वो नेकलेस की शॉप के पास जाते हैं और वो औरत कहती है कि ये ब्लू वाला उसके वाइफ को बहुत अच्छा जचेगा। तो फ्लियो उसके ऊपर ये लगाकर दिखता है और बोलता है कि फेंडिस के ऊपर ये ब्रॉच बहुत सुंदर दिख रहा है। इस वजह से फेंडिस को भी उसके पहले डेट पर ही बहुत खुशी होती है। फिर रात में घर आकर वो बार बार अपने ब्रॉच को देखे जा रही थी जैसे उसके लिए वो खजाना हो, पर ये चारों भी उसे दूर से देख रहे थे। फेंडिस को इतना खुश देखकर उन्हें लगा शायद से उनकी डेट अच्छी गई होगी, लेकिन वो एक साइड से खुश भी थे और एक साइड से दुखी भी थे क्योंकि उन्हें भी ऐसा कोई चाहिए था जो उन्हें डेट पे लेके जाए। इस बात तो सोते वक्त फेंडिस अपना बेड छोड़कर सीधा फ्लियो के बेड पर आके सो जाती है। तो फ्लियो उसे ठीक से सुला देता है लेकिन वो दोबारा उसे आके चिपक जाती है। जिंदगी हो तो फ्लियो की तरह। दूसरी तरफ ये माजे तो उसके सेवक को लेकर राजा के खजाने के रूम में घुस गया था। वो उससे जल्दी जल्दी उसका काम करने के लिए कह रही थी और वो यहाँ इस मोटिव से आया था कि उसे इस खजाने के अंदर ऐसा कोई पावरफुल वेपन मिल सकता है जो उसकी ताकत पूरी तरह से बढ़ा दे, क्योंकि उसे लगता है कि गॉड ने उसे खुद यहाँ पर हीरो बना के भेजा है और वो ऐसे उस फ्लियो से हार नहीं सकता। पर तभी उसे कहीं से आवाज आती है कि अगर उसने उसे छुड़ा दिया तो वो उसे पावर्स देगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी वहाँ की दीवार के अंदर अपने आप डोर खुलता है और वो आवाज वहां से आ रही थी। वो फिर से बोलती है कि अगर उसने उसे फ्री किया तो वो उसकी विशेष पूरी करेगी और ये भी जाल में फंसकर उसे आजाद कर देता है। वो लाइट एंड डार्कनेस की जिन थी, उसका नाम था हिया। वो उसे बोलता है कि अभी उसने उसे आजाद कर दिया तो उसे उसकी विशेष पूरी करनी पड़ेगी। तो हिया उसे 3 विशेष देती है जो वो मांग सकता है और वो विश कुछ भी हो सकती है। फिर वो अपनी पहली विश मांग लेता है। यहाँ ऊपर कैसल में प्रिंसेस ने एक पुराने मैजिशियन को बुलाया था ये पूछने के लिए क्या उनके पास डीमन से खुद को बचाने का कोई रास्ता है, पर तभी अपने आप उन सबके गले के अंदर एक कॉलर आ जाता है। तो प्रिंसेस को तुरंत ही पता चल जाता है कि ये किसने किया होगा, इसलिए वो सिपाही को खजाने के रूम की तरफ भेजती है। वो बूढ़ी दादी बताती है कि ये कॉलर ऑफ सेक्रीफाइस है जो जिन देती है। जब जिन के पास कोई विश मांगता है तो जिन कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देती है। एक बार उनके लोगों ने ऐसे जिन के पास डीमन से लड़ने के लिए विश मांगी थी और इस वजह से जिन ने सेक्रीफाइस के तौर पर एक पूरे गाँव को खत्म कर दिया था। इस वजह से उनके लोगों ने मैजिक का यूज करके जिन को सील कर दिया। तो ये सब डरने लगते हैं कि अब वो मारे जाएंगे, पर प्रिंसेस बताती कि जब तक जिन विश पूरी नहीं कर लेती तब तक वो किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करती। फिर वो दादी अपने मैजिक का यूज करके फ्लियो को ढूंढ लेती है और उन्हें बताती है कि वो कैपिटल के वेस्ट साइड में है। तो ये सब तुरंत ही आर्मी भेजकर उसे ढूंढने के लिए कहते हैं, पर प्रिंसेस मना कर देती है कि वो उस दिन की वजह से अभी भी गुस्सा हो सकता है, इसलिए वो उसे खुद ढूंढने जाएगी। दूसरी तरफ फ्लियो एक शॉप में अपनी शील्ड बेचने आया था। वो आदमी कहता है कि ऐसे शील्ड्स और कुछ ड्रैगन की मिड कैपिटल में भी बेचे गए थे, तो क्या वो वही है जो इन्हें बेच रहा था। हालांकि फ्लियो यहाँ झूठ बोलता है कि उसका उस आदमी के साथ सीक्रेट कनेक्शन है और ये सामान वही उसे सप्लाई करता है। इस वजह से वो उस दुकानदार को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है कि अगर उसके पास ऐसे ही सामान आता रहा तो वो इन्हें सबसे पहले आके बेचेगा। तो वो दुकानदार भी ये डील करने के लिए मान जाता है और ये सब ये दोनों बाहर से देख रहे थे। बेलरोजा कहती है कि फ्लियो हर एक चीज में माहिर है, वो लड़ाई हो या किसी के साथ बिजनेस की डील करनी हो, इसलिए उसे भी लगता है काश फ्लियो भी उसका। पर ये लाइन फेंडिस उसे पूरी नहीं करने देती। वो कहती है कि अगर उसे फ्लियो की तरह कोई चाहिए तो उसके लिए घोल है ना जो उसकी इतनी परवाह करता है, लेकिन घोल का नाम सुनकर वो वापस डर जाती है। इतने में ही फ्लियो बाहर आकर उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि ये शॉप बेलरोजा ने उसे दिखाई थी। फिर घर जाते वक्त फेंडिस फ्लियो को कहती है कि इन काबों की वजह से उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता, इसलिए वो चाहती है कि जब भी ऐसा कोई काम हो तो वो उसे भी अपने साथ ले जाए। तो इसके लिए फ्लियो भी मान जाता है, पर तभी फ्लियो का सिस्टम डिटेक्ट करता है कि उनके पास जिन आ रही है और इतने में ही वो उनके पीछे भी आ जाती है। पहले वो अपना नाम हिया बताती है और कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या तुम वही फ्लियो हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही फ्लियो हूँ, पर तुम्हारा मेरे पास काम क्या है। ये सुनते ही वो तुरंत ही उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तो इतने में ही फ्लियो का डिफेंस सिस्टम तो ऑन हो जाता है, पर उसे बचाने के लिए फेंडिस भी आगे आती है। इस वजह से हिया का वार सीधा फेंडिस को लग जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो बेलरोजा फ्लियो को हीलिंग मैजिक का यूज करने के लिए कहती है। जैसे ही वो हीलिंग मैजिक का यूज करता है वो स्पेल अपने आप टूटने लगती है। सिस्टम उसे बताती है कि इतने बड़े गांव पर हीलिंग मैजिक काम नहीं कर पाएगा और उसके पास दूसरी कोई स्पेल भी नहीं है जो उसे बचा सकती है, क्योंकि फेंडिस मरने के कगार पे आ गई थी। फिर हिया और भी कुछ हमले उनके ऊपर करती है, पर उनका डिफेंस सिस्टम उन्हें बचा लेता है। तो हिया को लगता है कि इतने छोटे हमलों से उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो लाइट एंड डार्कनेस का मैजिक उसके ऊपर यूज करती है। पर फिर भी कुछ नहीं होता, बल्कि फ्लियो का सिस्टम हिया के मैजिक को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब कॉपी कर लेता है। लेकिन फ्लियो को तो बहुत गुस्सा आ गया था। वो हिया को कहता है कि
उसे ये सब का बदला चुकाना होगा, क्योंकि उसे फेनिक्स के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं और फेनिक्स की वजह से वो इस दुनिया में जी रहा था, लेकिन इसने उसे भी छीन लिया। पर तभी उसका सिस्टम अपने आप टाइम मैनिपुलेशन का मैजिक फेनिक्स के ऊपर यूज करता है और दूसरी तरफ फ्लियो हिया को बहुत पीटने लग जाता है। तो हिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर फ्लियो उसकी मैजिक को भी तोड़ देता है और तभी वो उसकी पावर लेवल चेक करती है और उसमें इन्फिनिटी देखकर वो भी हैरान हो जाती है। इतने में ही फेनिक्स पहले की तरह हो जाती है और फ्लियो को उसके लड़ते हुए देख वो तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे याद आता है कि फ्लियो को तो कभी लड़ाई पसंद ही नहीं थी और वो ना कभी किसी को मारना चाहता था, बल्कि उसने उसे भी माफ कर दिया था। या उसे उस पर दया दिखाने के लिए कहती है, तो वो कहता है कि उसकी दया कहाँ पर थी जब उसने फेनिक्स पर हमला किया था। वो उसे मारने वाला था, इतने में फेनिक्स उसे रोक देती है कि उसकी गलती के लिए इतनी सजा काफी है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से वो किसी को मारने तक के लिए तैयार हो जाए। फेनिक्स को ठीक देखकर फ्लियो को बहुत खुशी होती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ प्रिंसेस फ्लियो को मिलने के लिए आ रही थी, पर जाते वक्त वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं और इतने में उनके गले के सारे कॉलर अपने आप टूट जाते हैं। प्रिंसेस कहती है इसीलिए हुआ, शायद से जिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। और यहाँ ये जिन को बहुत बुरा भला बोल रहा था कि उसने उसे पर झूठ कहा, पर तभी वहां से और एक आवाज आती है कि ये पहली बार है कि जब जिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अगर वो नहीं कर पाई तो वो उसे करेगी। और ये कहकर वो उस हीरो के सेवक की बॉडी को पोजेस कर लेती है। उसका नाम था टाइमलेस। वो बताती है कि वो दिनों के बाद इस केस से आजाद हुई है, इसलिए जिन उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो वो पूरी कर देगी। इतना कहकर वो उसे एक बड़े से डीमन में बदल देती है और उसके कंधे में बैठकर वो बाहर आती है। पर वो देखती है कि प्रिंसेस तो टेलीपोर्टेशन का यूज करके कहीं और जगह गई है, इसलिए वो भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी देर में हिया को अपने आप होश आ जाता है, क्योंकि फ्लियो ने उसे अपने मैजिक पावर का यूज करके हील कर दिया था। बेलोरिजा पूछती है कि उन्हें अब इसके साथ क्या करना चाहिए। हिया को समझ नहीं आ रहा था कि फ्लियो ने उसे मारा और दोबारा हील भी कर दिया। तभी फ्लियो उसके दिमाग के अंदर चेक करता है कि उसने उनके ऊपर हमला क्यों किया था और उसका दिमाग पढ़कर उसे पता चल जाता है कि उस हीरो ने ये करवाने के लिए कहा था, तो इसमें हिया की कोई गलती नहीं थी। इसलिए वो हिया को दोबारा कैसल भेजने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो वापस वहां गई तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। पर तभी फेंडिस कहती है कि हम इसे भी अपने घर पे लेके जाएंगे। फ्लियो को अच्छी तरह से पता था कि फेंडिस उसे घर क्यों ले जाना चाहती है। फेंडिस को भी थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि उसे पता था कि वो पावर के लिए अपना फायदा देख रही थी, पर फिर भी वो कहती है कि उनकी टीम में जितने ज्यादा ताकतवर लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। तो फ्लियो भी इसके लिए मान जाता है, पर वो जिन को कहता है कि आज से वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अगर उसने ये कर लिया तो वो उसे माफ कर देगा। इस बात से जिन की इंसानों की सोच ही बदल जाती है, क्योंकि उसे लगा था इंसान तो बस लालची होते हैं, पर फ्लियो को देखकर आज उसे पता चल गया कि इस दुनिया में अच्छे और दयालु इंसान भी होते हैं। इसलिए वो थोड़ी शर्माने लगती है। इस वजह से फेनिक्स को डाउट आता है कि ये शर्मा क्यों रही है, क्या ये भी फ्लियो के करीब तो नहीं जाना चाहती। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर बहुत गड्ढे और कुछ घर भी टूट गए थे, इसलिए फ्लियो सोचता है वो टाइम मैनिपुलेशन का मैजिक यूज करके उन्हें ठीक कर देगा। पर हिया उसे रोक देती है कि ये मैजिक बार बार यूज करना सही नहीं होगा। वो खुद भी इस मैजिक को एक ही बार यूज कर पाती है, लेकिन अगर उसने उसे यूज किया तो बहुत बड़ी एरिया को कवर कर लेगा, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी पावर है। तब जाके फ्लियो को समझ आता है कि उस दिन जो उसने सिंबल देखा था वो इन्फिनिटी का था। हिया ये भी बताती है कि उसके पास ऐसी पावर है जो किसी की और की पावर को भी अडॉप्ट मतलब कॉपी कर लेती है और उसके अंदर जितने मैजिक है उन्हें भी। इसलिए फ्लियो हिया की मैजिक को यूज कर पाया, क्योंकि ये मैजिक वो जिन ही यूज कर सकते हैं। ये बात जानकर फ्लियो भी शॉक हो गया था कि उसके पास इतनी पावर है। फिर घर जाके जिन बाकी सबको हेलो कहती है और उन्हें अपने बारे में बताती है, लेकिन ये तीनों डर जाते हैं कि पहले डीमन किंग आया और अब ये जिन। लियो कहता है कि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो उसे यहाँ पर ले आया। ब्लोसम कहती है कि वो एक आवारा बिल्ली नहीं है जो वो उसे घर पे लेके आ गया है। इतने में बेलोरिजा वहाँ पर आती है, तो ब्लेरी सीधा उसे गले लग जाती है। बेलोरिजा उन्हें कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं करेगी। फिर वो जिन को उनका रूम दिखाने लेके जाती है। इसके बाद रात में फ्लियो उस लड़ाई के बारे में सोच रहा था, तभी वह बेलोरिजा आती है, पर फ्लियो को थोड़ा बेचैन देखकर उसे डाउट आता है। तो फ्लियो खुद ही बता देता है कि उसके पास इतनी सारी पावर है, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये पावर उसे कहाँ यूज करनी चाहिए। बेलोरिजा बोलती है कि ये बात बताना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि उसकी तलवार उसे कब यूज करनी चाहिए, जब उसकी फैमिली खतरे में हो या किसी को बचाना हो। पर अब उसे उनके साथ रहकर पता चल गया है कि ये दुनिया बस लड़ाई के लिए नहीं बनी है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर फ्लियो उसकी बात सुनकर अपने रूम में जाता है। वहाँ पर फेंडिस अकेली निराश बैठी थी। जैसे वो बेड पर आता है वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। वो पूछती है उसके पास इन्फिनिटी पावर है और वो किसी भी मैजिक को यूज कर सकता है, तो इसका मतलब वो मैजिक का यूज करके अपने दुनिया में भी जा सकता है। लेकिन वो नहीं चाहती कि वो इस दुनिया से वापस जाए। अगर वो जाना चाहता है तो वो उसे भी अपने साथ लेके जाए, पर फ्लियो कहता है कि वो इस दुनिया से नहीं जाने वाला, क्योंकि उसे आज पता चल चुका है कि वो उसे कितना चाहता है। जब वो ऐसे हालत में पड़ी थी उसे लग रहा था कि उसका इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए अभी उसने सोच लिया है कि अब वो ये नाटक बंद करके उसके साथ सचमुच की शादी करेगा। फेंडिस कहती है कि पर उसने उसे पहले से अपना हस्बैंड मान लिया था, उसने कभी नाटक नहीं किया। फिर वो मूड में आकर एक दूसरे को किस करता है, पर तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जैसे फ्लियो पीछे देखता है वहाँ पर हिया खड़ी थी। उसे देखकर वो बहुत शर्मा जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ पर कब से खड़ी है। हिया बोलती है जब वो बेड पर बैठा तब से। ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा शर्मा जाते हैं। हिया बोलती है ये देखना तो नॉर्मल है, हर ह्यूमन अपने लाइफ में ये चीजें बहुत बार करता है। लियो कहता है करता होगा, लेकिन प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है और हिया की वजह से इन चारों को भी पता चल गया था कि ऊपर क्या चल रहा है। और इसके साथ ही इस एनिमे के 6 एपिसोड खत्म होते हैं। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।